जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस आधुनिक भारत के टॉप 100 प्रश्नों की श्रृंखला का पार्ट 1 है दोस्तों। और यदि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं या कि यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, इसके साथ साथ भारत में होने वाली सभी परीक्षाओं में, जिसमें इतिहास लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास उनके लिए है। इसमें एकदम अति महत्वपूर्ण 100 टॉप प्रश्न लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। उनका रिवीजन मेरे साथ आप करें, और आप अगर ये 100 प्रश्न देख लेते हैं तो निसंदेह आपके आधुनिक भारत से आने वाले इसी क्लास से ही कम से कम 3 से 4 प्रश्न आपके बनेंगे आपके पेपर में। आधुनिक भारत का इतिहास, आइए शुरू करते हैं दोस्तों। कलकत्ता में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम में एक्ट के तहत की गई थी? तो आप सभी जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में ये जो है किया गया था। ठीक है। सरोजिनी नायडू भारत के किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त हुई थी? ये हुई थी उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई थी सरोजिनी नायडू। गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन किस उद्देश्य से आरंभ किया गया था दोस्तों? तो जो चंपारण का आंदोलन था, ये गांधी जी द्वारा नील की खेती कर रहे जो किसान थे, उनकी समस्या को सुलझाने के लिए गांधी जी द्वारा चंपारण का आंदोलन किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 किस महीने आरंभ हुआ था दोस्तों? तो ये इसकी तारीख है 8 अगस्त 1942, और ये भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी जी ने कहा था करो या मरो का नारा दिया था। इसे भी आपको याद रखना है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया था। दोस्तों ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली है। इसके बारे में ज़्यादा आपको बताया जा सकता है कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि 1939 में जो है सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था, और ये युद्ध की स्थिति में अंग्रेज पूरी तरह से डूबे हुए थे। इसी बीच हमारे पास एक मौका था कि हम भी जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध छेड़ दें, और करो या मरो भैया, अब आज़ाद नहीं हुए तो कभी आज़ाद नहीं हो पाओगे, और उसका फ़ायदा भी हम लोगों को मिला। तो यही था भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये जो है आपका 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। इसे अब आपको भूलना नहीं है, इसे याद रखना है दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके प्रतिवाद में नाइटहुड की पदवी त्याग दी थी? दोस्तों आप जानते हैं जलियांवाला बाग नरसंहार, ये 13 अप्रैल की बात है दोस्तों। 13 अप्रैल 1919, जब जनरल डायर जो है निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलवा देता है, और उसमें लोग, आप देखेंगे कुआं था, ये जो है अमृतसर की घटना है। अमृतसर की घटना में कितने लोग इसी कुएं में कूद के जो है बचने के चक्कर में, गोली से बचने के चक्कर में एक दूसरे के ऊपर गिर गिर के अपनी जान दे देते हैं, और कितने निहत्थे लोग मारे जाते हैं। तो ये वही था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है इसी नरसंहार में 13 अप्रैल 1919 की घटना है ये, जिसमें जनरल डायर ने जो है ये हमारे निहत्थे लोगों पर, क्योंकि जो लोहड़ी पर्व मनाने के लिए उस अमृतसर जो पंजाब में है वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, और वहाँ पे जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। लेकिन हमारे भारतीय भी कम नहीं थे। इसी जनरल डायर को हमारे उधम सिंह जी ने जाके इसको इंग्लैंड में गोली मारी थी, उन्होंने इसका बदला लिया था। बेहद ही महत्वपूर्ण है, आपको सारी चीज़ें आपके प्रश्न के उत्तर में समझाते हुए चलेंगे, जो आपके दिमाग में एकदम बैठती हुई जाएंगी। अब आप कतई नहीं भूलेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार हत्याकांड के जो है विरोध में उन्होंने नाइटहुड की पदवी त्याग दी थी। ये जलियांवाला नरसंहार हुआ कब था? ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। किसने करवाया था? तो जनरल डायर ने करवाया था। जनरल डायर को इंग्लैंड में गोली किसने मारी? तो हमारे उधम सिंह ने जाके इनको इंग्लैंड में गोली मारी। इसी जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला उन्होंने लिया था। आगे आइए देखते हैं, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो ये महात्मा ज्योतिबा फूले बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। ये हमारे सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। इन्हें अब आपको याद रखिएगा, और ये आपको याद रहेंगे। आप क्लास को देखते चलिए, और ये जो कहानी मैं बता रहा हूँ इसको सुनते चलिए, ये आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगी। देखिए दोस्तों, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ में ब्रिटिश भारतीय फौज में कितने भारतीय सैनिक थे? अब आप देखिए
कि 2,33,000 भारतीय सैनिक लड़ाई लड़ रहे थे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हम ही भारतवासियों से, जिसमें सर्वाधिक 75,000 सैनिक थे खाली अवध के, ठीक है, जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़ रहे थे। तो आप देखिए कि ये हमारे लोग जो है अंग्रेज़ों के पास इतने सैनिक थोड़ी नहीं थे कि वाकई जीत जाते, लेकिन उस समय हमारे देश में जो है जो राष्ट्रीयता की भावना है वो थी ही नहीं। जो आदमी अवध का था वो बिल्कुल दिल्ली के राजा के प्रति बैर भाव रखता था, और जो दिल्ली का था वो कश्मीर के साथ बैर भाव रखता था, और जो कश्मीर का था वो सीधे सीधे कर्नाटक वाले से बैर भाव रखता था। तो इसलिए हमारे अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना का अभाव था। इसी कारण 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में 2,33,000 ब्रिटिश भारतीय सैनिक थे उसमें, ये पूछा जाता है। भारत पर विदेशी आक्रमणकारी ने हमला किया, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमणकारी, तो ये दोस्तों दराय बाहु या डेरियस इसको कहा जाता है, ये पहला आक्रमणकारी है जिसने हमारे देश पर हमला किया। दोस्तों ये सत्यार्थ प्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, बार बार पूछी जाती है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, और आधुनिक भारत के इतिहास में मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं कि जो आपको 100% सफलता दिलाएंगे, और आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। आप जो है अपना कोई क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, और हमारी इस क्लास से आपको 10 से 12 क्वेश्चन जो ऐसे हैं कि आप किसी भी एग्ज़ाम जो दिलाने चाहिए। और अगर हिस्ट्री आधुनिक इतिहास से प्रश्न आ रहा है तो इस क्लास से ज़रूर आएगा, ये हमारा वादा है आपसे, ठीक है। आगे आइए देखते हैं कि पूना सार्वजनिक सभा का गठन किसने किया था दोस्तों। तो जो पूना सार्वजनिक सभा का गठन है इसको किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, इसे याद रखिएगा। पूना सार्वजनिक सभा का गठन किसने किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। सांप्रदायिक चुनाव की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी दोस्तों? तो ये भारत परिषद अधिनियम 1919 जो आया था, इसी में जो है सांप्रदायिक चुनाव की व्यवस्था की गई थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को किस स्थान की जेल में दंड भोगने हेतु भेजा गया था? तो ये पूछा जाता है, इनको मांडले जेल में रखा गया था, ठीक है। हमारे बाल गंगाधर तिलक जी को मांडले जेल में अंग्रेजों ने रख दिया था, ठीक है, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा उनके समाचार पत्र बंगाली में अंग्रेजी जज के विरुद्ध लिखने के कारण क्या सजा मिली थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 2 माह का कारावास जो है अंग्रेजों ने दिया था, खाली एक ब्रिटिश जज के जो है संबंध में इन्होंने उल्टा सीधा लिख दिया था उसके कारण में। और आज तो विचार अभिव्यक्ति की आज़ाद भारत में जो है अधिकार है, तो आप कुछ भी जज के बारे में बोल सकते हैं, किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में सम्मानजनक आलोचना कर सकते हैं। लेकिन उस समय तो ये सम्मानजनक आलोचना के लिए भी 2 माह का कारावास इनको हुआ था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? आपने देखा है ज्योतिबा फूले ने किया है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने किया था? तो भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया है। लॉर्ड कर्जन की सारी कहानी आपको समझ में आएगी, आप ऐसे क्लास को देखते चलें, बेहद ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न लिए गए हैं। 10 रोजा ये एक पत्रिका थी दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया था? तो अब्दुल गफ्फार खान जो थे, जिन्हें आप जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान यही हैं जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था। तो ये वही हैं अब्दुल खान जो है अब्दुल गफ्फार खान, ये इनको याद रखिएगा। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और इन्होंने भारत के विभाजन के जो है विरोध में इन्होंने स्वतंत्र पख्तून क्षेत्र जो अफ़गानिस्तान वाला एरिया है वहाँ पे उन्होंने कहा था कि भाई ये पख्तून वाला जो क्षेत्र है इसे भी आज़ाद करिए। अगर आप भारत और पाकिस्तान बना रहे हैं तो एक पख्तून वाला ये इलाका भी आज़ाद करिए। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था दोस्तों? तो ये नाम था द इंडियन ओपिनियन, ये पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? द इंडियन ओपिनियन। 1905 में बंगाल विभाजन करने वाले वायसराय कौन थे? तो यही लॉर्ड कर्जन महोदय थे, जिन्हें आपको याद जरूर रखना ही रखना है। किस वर्ष खेड़ा सत्याग्रह हुआ था? तो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या व्यपगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल का था? तो लॉर्ड डलहौजी का था। ये डलहौजी वही है, इसी के समय में आप देखें कि 1853 में जो ट्रेन हमारे भारत में चलती है वो कहाँ से कहाँ तक, तो मुंबई से ठाणे के बीच में जो चलती है, उस समय आपके यही थे कौन?
लॉर्ड डलहौजी ही थे 1853 में। ठीक है दोस्तों, तो उसी समय हमारे यहाँ पहली ट्रेन चली थी। अगला देखिए कि किस क्रांतिकारी संगठन ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? तो दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी नाम का एक संगठन था जिसने जो है 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। ये अंग्रेज़ों को बताने के लिए फेंका गया था कि हम भारतीय आपसे आज़ाद होना चाहते हैं, क्योंकि इधर उधर जो है हमला कर रहे थे, वो कहीं कोई जान नहीं पा रहा था। लेकिन जब जैसे संसद पे जो हमारे हमला हुआ था उसकी वजह से आतंकवादी ज़्यादा फेमस हुए थे, उसी प्रकार से केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था। इसको हमारी हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी ने फेंका था और ये अंग्रेज़ों के ऊपर एक शंखनाद था कि भैया अब हमको आज़ाद कर दो, बहुत ज़्यादा गुलाम या उपनिवेश बना के मत रखो। आगे देखते हैं दोस्तों कि 1857 में लखनऊ में हुए विद्रोह को दबाने का प्रयास कितने सेनापतियों ने किया था? इसको सब हैवलॉक ने किया, आउटरम ने किया और कॉलिन कैंपबेल ने किया। ये पूछे गए प्रश्न हैं, इन्हें आप जरूर याद रखिए। ठीक है कि 1857 में लखनऊ में हुए विद्रोह को दबाने का प्रयास कितने सेनापतियों ने किया? तो ये अंग्रेज सेनापति थे हैवलॉक, आउटरम, कॉलिन कैंपबेल, इन्हें याद रखिएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए? तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं। और आज़ादी के बाद बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आज़ादी के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे, जिनको सरदार की जो उपाधि है, बारदोली सत्याग्रह जो हो रहा था, तो बारदोली सत्याग्रह में जो वहाँ की महिलाएं थी और जो है उनके द्वारा ये इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। कहीं कहीं मिलता है ये सरदार की उपाधि गांधी जी ने किया, लेकिन कुल मिला के ये जो गांधी जी ने दिया या कि बारदोली की महिलाओं ने दिया, तो इन्हों को बारदोली में इनका अच्छा कार्य होने के कारण इनको सरदार की उपाधि मिली थी। तभी सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे जाने लगे और ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। और पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री थे हमारे भारत के। आगे आइए देखते हैं कि 80 साल की उम्र में किसने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध तकनीकी का प्रयोग करते हुए सैनिकों का नेतृत्व किया? दोस्तों तो हमारे कुंवर सिंह जी थे, जिन्होंने बिहार में जो है अंग्रेजों के खिलाफ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने गुरिल्ला लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ में। ठीक है, ये तब इनकी उम्र थी 80 साल। अब इतने बुजुर्ग हमारे नेता थे, वो इन अंग्रेज़ों से कहाँ जीत पाएंगे। इसीलिए चूँकि सभी लोग इसमें शामिल भी नहीं थे, पूरे भारतीयों ने मिलकर साथ भी नहीं दिया। और अंग्रेज़ों की सेना में आप देखेंगे 2,33,000 सिपाही उस समय लड़ाई लड़ रहे थे अपने ही लोगों के खिलाफ में। 23 मार्च 1858 को लक्ष्मीबाई ने अपने महल और शहर का बचाव किया। किसके नेतृत्व में अंग्रेजी फौजों ने कब्जा करने का प्रयास किया? तो ह्यूरोज के जो है जनरल ह्यूरोज था, जनरल ह्यूरोज ने जो है महारानी लक्ष्मीबाई को चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद इनके महल और शहर पर कब्जा कर लिया। और जब महारानी लक्ष्मीबाई को इसने मार दिया तो जनरल ह्यूरोज के ये शब्द थे कि ये जो मेरे सामने पड़ी हुई है, ये इस पूरे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ये अकेले मर्द थी और बाकी सभी तो नामर्द थे। ठीक है, मतलब जितने लोग लड़े वो मर्द नहीं थे, उनको नामर्द उसने जो है कहा। और उसने ये कहा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ये जो मेरे सामने जो है पड़ी हुई है, ये अकेले मर्द थी, बाकी कोई मर्द नहीं था। तो ये वही है दोस्तों, जनरल ह्यूरोज ने इसको कहा था हमारी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, जिनके बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये वही झांसी वाली रानी के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जिनका एक दत्तक पुत्र को जो है इसी डलहौजी ने कहा कि भाई हम इसमें दत्तक पुत्र को नहीं मानेंगे और जो है आपका महल और आपका जो है पूरा शासन ये दत्तक पुत्र को नहीं दिया जाएगा। अब वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का इनके ऊपर प्रयोग हो गया था, जिसे आपने पहले देखा व्यपगत का सिद्धांत। ये वही लॉर्ड डलहौजी का व्यपगत का सिद्धांत है कि जबरन हड़प लेना, और दत्तक पुत्र को इसने माना ही नहीं क्योंकि इनका अपना कोई पुत्र नहीं था। इसीलिए इनके ऊपर कब्जा करने के लिए
जनरल ह्यूरोज के नेतृत्व में फौज गई, ठीक है। और ये 23 मार्च 1858 को ये जो है इन्होंने विद्रोह कर दिया था, और उसी विद्रोह के एवज में जो है ये मारी गई। इनको किसने मारा? तो जनरल ह्यूरोज ने मारा, और उसी ने ऐसे वक्तव्य कहे थे, आपको हमने बता दिया है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी में हुई ट्रेन डकैती पर धावा बोलने वाले दल का क्या नाम था? तो दोस्तों उसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो 9 अगस्त 1925 को काकोरी में हुई ट्रेन डकैती में उन्होंने धावा बोला था। क्रांतिकारी विचारों का जनक किसे कहा जाता है? तो बिपिन चंद्र पाल को क्रांतिकारी विचारों का जनक कहा जाता है। झांसी की रानी रेजिमेंट की कप्तान कौन थी, जो इंडियन नेशनल आर्मी की महिला रेजिमेंट में थी? तो दोस्तों लक्ष्मी सहगल जो थी, ये लक्ष्मी सहगल जो है ये झांसी की रानी रेजिमेंट की कप्तान थी, और जो है झांसी की रानी के बारे में आपने अभी देखा ही है। दोस्तों 29 अक्टूबर 1920 को शुक्रवार के दिन अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की नींव किसने रखा था? तो मौलाना महमूद हसन ने रखा था। किसका? अलीगढ़ में जो जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यालय है उसकी नींव उन्होंने रखा था। माफ कीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में देश बंधु के नाम से कौन लोकप्रिय हैं दोस्तों? तो देश बंधु के नाम से कौन लोकप्रिय हैं? चित्तरंजन दास। इन्हें आप जानते हैं कि चित्तरंजन दास किसके लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है, आप इस क्लास में बने रहें। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? तो सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू ने किया था। ये इन्हीं मुर्मू के परिवार की ही आप मान लीजिए, इनकी जाति समाज की मान लीजिए, जो हमारे अभी 2022 में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। किसकी? एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, जिनका नाम बहुत ही जो है प्रसिद्ध है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू को आप याद रखिए, 2022 में राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, और इन्हीं में इनके परिवार के लोग जो थे 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, वो थे सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। ठीक है, तो इन्हें आप याद रखिएगा। संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता हमारी एनडीए उम्मीदवार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जो है परिवार या समाज के लोग थे। आगे देखते हैं दोस्तों कि 1930 में चिटगांव शस्त्रागार से पुलिस बल के हथियारों पर कब्जा किसने किया था? तो सूरसेन ने किया था। ये चिटगांव अभी तो बांग्लादेश में चला गया है दोस्तों, और क्या है पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान के बाद 1971 में जो बांग्लादेश बना तो शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में, तो ये वहीं पे चिटगांव स्थित है। 1930 में यहाँ पर पुलिस बल के हथियारों को लूट लिया था सूरसेन के नेतृत्व में। द बंगाली नामक समाचार पत्र की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम था द बंगाली। 1922 ईस्वी में रामपा विद्रोह के एक आदिवासी बगावत हुई। ठीक है, रामपा विद्रोह में एक आदिवासी बगावत हुई जो अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुई। ये किस राज्य में हुई है? तो ये आंध्र प्रदेश में हुई है। इसे आपको याद रखना है कि ठीक है, जो रामपा विद्रोह था ये कहाँ पे हुआ? तो ये रामपा विद्रोह हुआ आंध्र प्रदेश में। रामपा विद्रोह किस सन में हुआ? 1922 में हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो अल्लूरी सीताराम राजू रामपा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। इन्हें आपको याद ही रखना है। आगे देखिए दोस्तों कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये एक पुस्तक है। इस किताब के लेखक कौन है? तो इस किताब के लेखक दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर जी हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1856 में लागू हुआ, और इसी के एक साल बाद आप देखें 57 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हो गया था। दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम होने का बिल्कुल एक कारण ये भी था कि अंग्रेज बहुत ज़्यादा हमारी भारतीय संस्कृति में सुधार कर रहे थे, जो आज की नज़र में हमें ठीक लगते हैं, लेकिन तत्कालीन भारत और भारतीयों को उनके सुधार अच्छे नहीं लग रहे थे। इसलिए भी एक जो 1857 का असफल स्वतंत्रता संग्राम हुआ है वो हुआ जो है, आपने इसको पढ़ा है हमारी क्लास में, और नहीं पढ़ा है तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हमारे चैनल पर आप पढ़िए, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया गया।
गया है। दोस्तों, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? 1856 को लागू हुआ। 1945 की प्रमुख घटनाओं का सही क्रम है। 1945 में बेबेल योजना के बाद शिमला सम्मेलन हुआ था और उसके बाद आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा चलाया गया था। ये मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो लाल किले में चलाया गया था। इसे भी आपको याद रखना है। दोस्तों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया? तो 1858 में। चूँकि कंपनी के अंडर में जो है यहाँ पे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो गया, इसलिए कंपनी से शासन को हटाकर जो है 1858 में ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। लेकिन जब आप देखेंगे जो पिट्स इंडिया एक्ट है जो 1784 में आया है, उसी 1784 में ही जो है जो कंपनी के अधीन संपत्तियां थी उसको ब्रिटिश संपत्ति माना गया है। ये भी आपसे पूछा जाता है, जिसे अपने दिमाग में बैठा के रखिए कि यहाँ का जो ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया जाता है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित होता है? 1858 में। अलीपुर बम षड्यंत्र का संबंध अरविंद घोष से है, इसे याद रखना है, ये पूछ ले जाते हैं। 3 जून योजना में भारत से पृथक एक डोमिनियन के रूप में पाकिस्तान का निर्माण। ये जो दोस्तों 3 जून को एक जो 3 जून योजना थी, इसी 3 जून योजना में ये था कि भारत से पृथक एक डोमिनियन, एक आज़ाद संप्रभु पाकिस्तान का निर्माण होगा। भारत पाक ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्य होंगे और भारत को 15 अगस्त 1947 को सत्ता का हस्तांतरण होगा और लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल होंगे। इसी एक ही प्रश्न में आपका ये 3 जून 1947 का ये प्लान है। इसी में ये कहा गया था कि भारत से पृथक एक डोमिनियन के रूप में पाकिस्तान होगा, भारत पाक ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्य होंगे, भारत को 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण होगा और लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल होंगे। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। इस स्लाइड का आप जो है स्क्रीनशॉट लेके रखिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो आप पीडीएफ के लिए हमारे चैनल टेलीग्राम में आप जाएं, वहाँ पे आप लिखें स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77, आप ये सीधा लिखें और आपको ये इस नाम का एक चैनल मिलेगा। उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए और सभी पीडीएफ जो आपको चाहिए वो पीडीएफ आपकी तैयारी के इसमें मौजूद हैं, आप उनको देख के अपना जो है अध्ययन कीजिए। आइए आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत के शिक्षा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो हमारे जो स्वतंत्र भारत का जो शिक्षा आयोग था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, वो स्वतंत्र भारत के शिक्षा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। दोस्तों, 10 मई को सिपाही विद्रोह कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? तो ये मेरठ से शुरू हुआ था। जतीन्द्र नाथ दास ने शहीद होने से पहले जेल में 63 दिनों तक का उपवास किया था। सोचिए आप कि जतीन्द्र नाथ दास ने 63 दिन तक उपवास किया, लेकिन ये इन अंग्रेज़ों ने जो है इन अंग्रेज़ों के सर में जूं तक नहीं रेंगी कि उनको छोड़ दिया जाए और 63 दिन जो है बेचारे उन्होंने उपवास किया और उसके बाद वो शहीद हो गए। तो कितना बड़ा अन्याय इन अंग्रेज़ों ने हम भारतवासियों के ऊपर किया है। और वो समय नज़दीक आ गया है कि जब ये भारत के ही जो है गुलाम होंगे। हमारे भारत के बहुत से लोग वहाँ पर मंत्री भी बन रहे हैं जो है, और डिप्टी जो है पीएम भी बहुत जल्दी बन जाएंगे। ठीक है, तो आप इन्हें याद रखिए कि इनके किए की सज़ा देखो इन्हें कब मिलती है। इसीलिए भैया गलत किसी के साथ मत करो। अगर आप गलत करते हैं तो सज़ा व्लादिमीर पुतिन को भी मिलेगी, जो उन्होंने जो है यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई जो उन्होंने किया है, जो है अनावश्यक लोगों को मार रहे हैं, खाली किसके चक्कर में? अपनी साम्यवादी सरकार के जो है बढ़ावे के चक्कर में। ठीक है, वो बेचारा मिलना चाहता था नाटो से, वो भाभी अपने खतरे से निपटने के लिए ऐसा वो कर रहे हैं। तो ये अंग्रेज़ जो हैं दोस्तों, ये जतीन्द्र नाथ दास बेचारा शहीद होने से पहले 63 दिन तक उपवास किया, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर दया नहीं दिखाई। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल और डायर की हत्या करके भारतीयों को मारने का बदला किसने लिया था? कि हमारे उधम सिंह ने लिया था। इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार के संबंध में सही कथन क्या है? तो दोस्तों, भारत में जो अंग्रेज़ों का विस्तार हुआ वह दोस्तों फ्रांसीसियों के विरुद्ध कर्नाटक युद्ध में सफल हो गए थे। बंगाल में अपने साम्राज्य की उन्होंने नींव रखी। मैसूर,
मराठों और सिखों को उन्होंने परास्त किया तथा भारतीय राज्यों से सहायक संधि किए, और इसी के माध्यम से अंग्रेजों ने जो है ब्रिटिशर्स ने हमारे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इन्हें आप जरूर याद रखिए। दोस्तों ये क्रम पूछ लिया जाता है। यूरोपीय शक्तियों के आने का क्रम, तो दोस्तों पुर्तगाली आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डेनिश आए, फिर फ्रेंच आए, फिर स्वीडिश आए, और ये पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया हमारे देश में? सबसे पहले पुर्तगाली आए, जिनका पूरा शासन गोवा के ऊपर रहा। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज जो है 1947 में आधिकारिक रूप से छोड़ के हमको गए। उसके बाद डेनिश, ये डेनिश, फ्रेंच, स्वीडिश, इनको तो अंग्रेजों ने खदेड़ दिया था। ठीक है, अंग्रेजों ने इन तीनों को खदेड़ा और इनको तीनों के ऊपर जीत करके और जो है उन्होंने क्या किया कि पूरे भारत के ऊपर शासन किया। बंगाल विभाजन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो लॉर्ड कर्जन उत्तरदायी हैं। भारत की प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जो है किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो हैं, इनके समय में भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली हुई थी। ये समय कौन सा है? तो 1911 है। ठीक है, 1911 में हमारी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र हुई थी। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था और कैबिनेट मिशन का भारत आगमन के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड बेबल जी थे। और हिंदुस्तान गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो ये सोहन सिंह भाकना थे, हिंदुस्तान गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष। 1913 में ये हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भाकना ने अमेरिका में की थी। इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जलियांवाला बाग को भी आपको याद रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय मतलब 13 अप्रैल 1919 को जो हमारा जर्नल था जो है वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्हीं के समय में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। आगे देखिए दोस्तों, रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह एवं सुभाष चंद्र बोस ये सभी आज़ाद हिंद फौज से संबंध रखते हैं। ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जो है इनमें से कौन किसका संबंध आज़ाद हिंद फौज से नहीं है? तो इन तीनों लोगों का नाम तो रहेगा, रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस। एक का नाम नहीं रहेगा, उसी को आपको टिक करना है। तो इन तीनों का नाम है, इन्हें आप याद रखिएगा। चौथा जो आएगा उसको आउट कर दीजिएगा, कट करके बाहर। ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में बरकंदाज किसे कहा जाता था? तो जो कांस्टेबल हैं, सिपाही हैं, उन्हें बरकंदाज कहा जाता है। और अगर आप छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो इस बरकंदाज को याद रखिएगा, चूँकि इन्हीं सिपाहियों के ऊपर आप 2 स्टार लगा के नियंत्रण करेंगे और इनसे ड्यूटी लेंगे। ठीक है, तो किनके साथ आप ड्यूटी लेंगे? तो बरकंदाज। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बरकंदाज ब्रिटिश काल में सिपाहियों को कहा जाता था, इसे याद रखना है। जतराव राव ने ताना भगत आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो ये दोस्तों जो है ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, इसके बारे में जो है आपको अलग से बताऊंगा, इसी क्लास में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा जो है। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को भी छोड़ के रखिए। आगे देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ये भारत छोड़ो का प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था दोस्तों? तो ये वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये इसका प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, और ये जो है ये ग्वालियर टैंक है मुंबई में, वहाँ पर जो है उस मैदान में जो है इस आंदोलन को बाकायदे जो है चलाया गया था। उसके बारे में भी आपको बहुत अच्छी जानकारी इसी क्लास में दी जाएगी। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ये वर्धा में हुए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। दोस्तों 1930 की बात है। 1930 के दशक में बिहार में कृषक आंदोलन के नेता कौन थे? तो स्वामी सहजानंद जो हैं वो कृषक आंदोलन के नेता थे 1930 के दशक में। आगे देखते हैं दोस्तों, 15वीं शताब्दी के अंत में सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक देव ने की। सो देखिए दोस्तों, 15वीं शताब्दी के अंत में सिख धर्म की स्थापना होती है। और हमारा ये जो वैदिक धर्म है, हमारा हिंदू धर्म है, हमारा सनातन धर्म जो है कितना पुराना और कितना एंशियंट और कितना प्रमाणिक है, इसी से ये सभी धर्म निकले। आप देखेंगे सिख धर्म भी जो आया, ये भी इनके जो
गुरु नानक देव थे, ये जाके इनको देखिए कि इनके माता पिता क्या थे, तो वो भी हमारे वैदिक जो है सभ्यता की देन थे, वैदिक धर्म सनातन संस्कृति के थे। ठीक है, यहीं से आपको देखिए गौतम बुद्ध को आप देख लीजिए, ठीक है, आप महावीर स्वामी को देख लीजिए, तो ये सभी इसी सनातन धर्म के जो है विरोध में, सनातन धर्म के विरोध में पैदा होने वाले नए नए धर्म हैं। वो चाहे बौद्ध धर्म हो, वो चाहे आपका सिख धर्म हो, ठीक है, ये सभी धर्म हमारे यहीं से निकले हैं। ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू के बाद जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो ये दोस्तों लाहौर अधिवेशन 1929 में जो है मोतीलाल नेहरू के बाद इनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू क्या बनते हैं? तो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं लाहौर अधिवेशन 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हेतु महात्मा गांधी ने भारत के किस स्थान में पहला आश्रम बनाया था? तो वही वर्धा में बनाया था दोस्तों इन्होंने। कहाँ पड़ेगा ये सब आपके महाराष्ट्र में आपके पड़ेंगे। ठीक है, तो महाराष्ट्र में स्थित है ये जो है पहला आश्रम इन्होंने वर्धा में बनाया था। टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। अब ये सही कालानुक्रम पूछा जा रहा है दोस्तों। होम रूल लीग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सबने अयोध्या आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन आप बताइए कब हुआ था? 1920। आपसे सबने अयोध्या आंदोलन पूछ लिया जाए तो आप सीधे चले आइए 1930। और आपसे पूछ लिया जाए भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था आपका? ये 1942 की डेट आप जरूर याद रखिए। तो इन आंदोलनों को भी आपको याद रखना है। इसकी आप ये पूरी क्लास देखिए, आपको इन क्लासेस में इनका सभी का उत्तर आपको मिल जाएगा। डंडा फौज एवं डंडा अखबार किस राज्य से संबंधित है? ये पंजाब से संबंधित है। मंदसौर की संधि अंग्रेजों ने किसके साथ किया था? तो 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने मल्हार राव होलकर द्वितीय के साथ में इन्होंने किया था। ठीक है, मंदसौर की संधि। लॉर्ड बेबल के समय में आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा लाल किले में हुआ था तथा नौसेना का विद्रोह भी जो हुआ था वो लॉर्ड बेबल के ही समय में हुआ था। और जो हमारा ये उसका नाम क्या है? तो वो जो तलवार नाम की एक हमारी पनडुब्बी है उसी में ये जो है जहाज में नौसेना विद्रोह हुआ था। पूरा नाम हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, डंडा फौज आपने देखा ही, इसका संबंध पंजाब से है। किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किसने किया था? तो हमारे JB कृपलानी ने 1951 में किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये राधाकांत देव जी थे। इन्हें आप जरूर याद रखिए कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष राधाकांत देव थे, इन्हें आपको याद रखना है। आगे देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है आपके दोस्तों। 100% आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो हमारी इन क्लासेस को आपने देखा है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आधुनिक भारत का इतिहास से आपका प्रश्न छूटने वाला अब नहीं है अगर आपने हमारी इन क्लासेस को देख लिया तो। आगे देखते हैं दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था दोस्तों? जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, कि 1939 में हुआ था। इसमें जो है पट्टाभी सीतारमैया को हरा कर ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और महात्मा गांधी इस कारण से नाराज भी हो गए थे सुभाष चंद्र बोस से। और इसी कारण से हमें लगता है कि जो महात्मा गांधी का प्रिय नहीं था, इनके बेचारे को यहाँ भारत से ही इनको हटा दिया गया, इनके साथ षड्यंत्र कर दिया इन लोगों ने। 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो लाला लाजपत राय ने 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता उन्होंने किया था। आगे देखिए दोस्तों, किस अधिनियम में भारत में कंपनी के प्रदेशों को पहली बार भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया? तो जो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 वाला, इसी में ये कहा गया था कि जो कंपनी के अंडर में है ये जो है भारत में ब्रिटिश संपत्ति है। ठीक है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग किसके पास था? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। दोस्तों, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी।
इन्हें आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों। ये टॉप 100 क्वेश्चन हैं। आप इन्हें अगर पूरा देख लिया और 2 बार देखा तो आप खुद ही बताएंगे कितनी टॉप की ये क्लास है। महात्मा गांधी को किसके द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा गया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्यागा था। अब ये डेट आप देख लीजिए। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 1940 में। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और असहयोग आंदोलन 1920। ये ऐसे वन लाइनर में आपसे 1 नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, इसका उत्तर आप दीजिएगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक ही स्लाइड में 4, 5, 6 से 7 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, कम से कम आपके लिए 150 से 200 क्वेश्चन बन रहे हैं। सही सुमेलित है काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसका आपने इसको जाना ये करंट्स का अफेयर है। पहले जो काकोरी ट्रेन डकैती जिसे कहा जाता था, ये जो एक्शन नाम दिया गया है, इसको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने काकोरी ट्रेन डकैती जो था वो सुनने में ख़राब लगता था, इसीलिए उन्होंने इसका नाम बदल कर क्या रख दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। इसको योगी आदित्यनाथ ने किया है, जो वर्ष 2022 की बात है। ठीक है, वर्ष 2021-22 में इन्होंने इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। आप हमारी करंट्स अफेयर वाली क्लास भी जरूर देखिए। करंट्स अफेयर वाली क्लास में ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से बताया गया है। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की घटना से संबंध है, तो हमारे जो भगत सिंह जी थे, ये भगत सिंह अपनी आवाज़ ब्रिटेन तक पहुँचाना चाहते थे दोस्तों, और ये ब्रिटेन तक इनकी आवाज़ पहुंची। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 23 मार्च 1931 को हमारे इस जाबाज को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया था। और इसी समय दूसरा गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना भी वहां पहुंचे थे। ठीक है, ये मोहम्मद अली जिन्ना भारतीय नेता के रूप में पहले अधिवेशन में, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना गए थे भारतीय नेता के रूप में। लेकिन तब कोई नहीं जानता था कि ये, चूँकि नेता तो था नहीं, ये बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था। ठीक है, ये बहुत बड़ा राजनीति वाला आदमी था, इसीलिए इसने जो है एक पृथक पाकिस्तान जो है बनवाया और उसमें लिखवाया कि हमारे भारत का नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने जो पाकिस्तान बनाया उसका नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो इसे आप ज़रूर याद रखिए। ठीक है, ये उसी के कारण हुआ था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की घटना जो है भगत सिंह से संबंधित है। चिटगांव शस्त्रागार, अभी बांग्लादेश जो हमारी छाती पर खड़ा हो गया है, ये बांग्लादेश भी जो है यहीं पे स्वतंत्रता आंदोलन की पूरी कहानी गढ़ी गई। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले अपने पांव जमाए तो कहाँ पे जमाए? इसी एरिया में जमाया, इसी जो बंगाल वाला रीजन है जो आज बांग्लादेश है, इसी बांग्लादेश में सबसे पहले अंग्रेज़ काबिज हुए। और आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश भारत का नाती है इस समय। लेकिन इन सभी को एक ना एक दिन फिर से भारत में इनको विलय कर लेना चाहिए। ये पाकिस्तान भी हमारी बात सुन रहा है तो सुन ले, और बांग्लादेश भी सुन रहा है तो सुने कि हम जो है, आप जितनी जल्दी हो सके आप ये जो हैं सब लोग भारत में मिल जाओ। लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था दोस्तों? तो रास बिहारी बोस ने फेंका था। सैंडर्स की हत्या मामले में किसे जाना जाता है? तो भगत सिंह एवं राजगुरु को सैंडर्स की हत्या के लिए भी जाना जाता है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था दोस्तों? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। ये जो असहयोग आंदोलन था दोस्तों, इस असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल मानते हैं, जो इसमें वो शामिल हो गए। और इसमें शामिल होने के लिए दोस्तों प्रयागराज में जो है एक उस समय इलाहाबाद इसका नाम था, तो प्रयागराज में एक सम्मेलन हुआ था। उसी सम्मेलन में महात्मा गांधी से निवेदन किया गया कि आप असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर दीजिए। तो उन्होंने ये इस नेतृत्व की जो है इसमें हाँ में हाँ मिला दिया था। और बाद में उन्होंने कहा कि असहयोग आंदोलन में शामिल होना मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। ये महात्मा गांधी के शब्द थे, जिन्हें आप याद रखिए। आगे देखते हैं दोस्तों, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब लाया गया? 1929 में लाया गया। दांडी यात्रा कब निकाली गई थी? 1930 में निकाली गई थी। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में आया। और मूक
नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया दोस्तों? तो ये प्रकाशन किया था हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, इन्हें आप याद रखिएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। और 1905 में और क्या हुआ था दोस्तों? तो जो बंगाल का विभाजन है, इस बंगाल का विभाजन भी 1905 में हुआ था। किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था, उसे आप याद रखिए। ठीक है। 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? घनश्याम दास बिड़ला जो थे 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे। दोस्तों नेहरू देशभक्त है, जिन्ना राजनीतिज्ञ है, किसने कहा था? तो मोहम्मद इकबाल ने ऐसा कहा था कि नेहरू तो देशभक्त हैं लेकिन जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। बिल्कुल सही कहा था। इसीलिए आप देखें कि जो है पाकिस्तान के पिता बने बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के बापू हैं ये, जैसे महात्मा गांधी भारत के हैं। ठीक है, आगे आइए देखते हैं। उधम सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, दामोदर चापेकर में से सबसे पहले कौन शहीद हुआ दोस्तों? तो ये दामोदर चापेकर महोदय थे। ये राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर और उधम सिंह से पहले शहीद हुए थे। भारत की आज़ादी के समय 15 अगस्त 1947 को कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आचार्य JB कृपलानी जो थे ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट 1928 किसने तैयार किया था? इसको मोतीलाल नेहरू जी ने तैयार किया था। 1831 में बहावी आंदोलन के नेता कौन थे? तो सैयद अहमद बरेलवी जो थे ये 1831 में बहावी आंदोलन के जो है नेता थे। इतिहासकार काशीराज पंडित ने पानीपत की तीसरी लड़ाई अपनी खुली आंखों से देखा था, इसे आप जरूर याद रखिएगा। और आगे आपको जो याद रखने वाली बात है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो दोस्तों विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। और भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो जो क्लीमेंट एटली हैं, ये क्लीमेंट एटली भारत के वो जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, क्लीमेंट एटली, जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तब। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो C राजगोपालाचारी, मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इसके पहले अध्यक्ष थे। ये टॉप 100 क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर हमको बताइएगा। और यदि आप इसको 2 बार देख लेते हैं तो ये आपको याद हो जाएगी। और आप किसी भी परीक्षा में जाइए और हमारी इस क्लास से प्रश्न 100% आपको नहीं देखने को मिले तो आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस को आप जो है अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास थी। आपसे मिलते हैं, इसकी अगली क्लास भी आप जरूर देखिएगा, वो भी टॉप 100 का सेशन रहेगा और वो क्लास 2 होगी, तो क्लास 2 भी आप जरूर देखिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ में आप हमारे हिंदी साहित्य में व्याकरण की भी क्लासेस देखिए, कंप्यूटर की क्लासेस देखिए, करंट अफेयर्स की क्लासेस, हिंदी की क्लासेस, सभी क्लासेस जरूर अटेंड करिए। हमारी प्लेलिस्ट का विजिट करिए, आपकी अध्ययन की सारी सामग्री हमारे चैनल पे मौजूद है। आपसे मिलते हैं टॉप 100 आधुनिक भारत के इतिहास में अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।